एजुकेशन के सिलसिले में एक त्रिकोण शिक्षक, अभिभावक और छात्र, ये त्रिकोण का अगर एक कोना भी अगर टूटा हुआ अगर हो, इसका सीधा नुकसान जो है वो छात्र को होता है। और छात्र अगर खुद अपने आप को नहीं समझ रहे तो उनको जाना कहाँ है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इसका भी नुकसान उसी को होना है। बताइए कि मैं छात्रों से पूछना चाहता हूँ, मैं गार्जियन से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो वहाँ भेज रहे हैं, तो वहाँ तो वो अगर साइंस के स्टूडेंट है वहाँ तो वो जो तो थ्योरी पढ़ लेगा, प्रैक्टिकल कहाँ कर जाएगा, प्रैक्टिकल कहाँ सीखेगा? वो तो कॉलेज में मिलेगा, वो तो लैब में आना होगा उसको, नहीं आते वो किसी हम आवेदन कराओ तो मेरा बच्चा कॉलेज जा रहा कि नहीं जा रहा, गार्जियन को भी पूछना चाहिए। और शिक्षक अगर नहीं है, मैं एक शिक्षक हूँ, अगर मेरा क्लास है और अगर हम नहीं है तो प्रिंसिपल बैठे हैं, आप प्रिंसिपल से कंप्लेंट कीजिए। और अगर प्रिंसिपल अगर आपके कंप्लेंट नहीं सुनते हैं तो हमारे वाइस चांसलर साहब बैठे हुए, आप उनसे क्लेम तो कीजिए कभी। कुछ डिपार्टमेंट में तो टीचर ही नहीं है, कुछ 16,000 स्टूडेंट नहीं, सिर्फ 2 से 3,000 स्टूडेंट अगर आ जाए तो क्या आपके पास बैठाने की व्यवस्था है? क्या आपके पास बेंच है? कितने मैंने स्टूडेंट की कहानी पूरी सुन ली है, लेकिन अब आपसे सुनना चाहूंगी सर कि जब बच्चे नहीं आते हैं कॉलेज के अंदर, क्लास नहीं लेते हैं, तो अटेंडेंस कैसे लग जाते हैं? जी, इसमें देखिए 2-3 चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये कि एजुकेशन के सिलसिले में एक त्रिकोण शिक्षक, अभिभावक और छात्र, ये त्रिकोण का अगर एक कोना भी अगर टूटा हुआ अगर हो, इसका सीधा नुकसान जो है वो छात्र को होता है। अगर गार्जियन अगर अपनी जिम्मेदारी को अगर नहीं निभा रहे हैं तो इसका नुकसान स्टूडेंट को होगा। अगर टीचर, शिक्षक अगर जो अपनी दायित्व को अगर नहीं पूरा कर रहे हैं तो इसका भी नुकसान स्टूडेंट को होगा। और छात्र अगर खुद अपने आप को नहीं समझ रहे तो उनको जाना कहाँ है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इसका भी नुकसान उसी को होना है। आप देखें कि स्टूडेंट क्यों नहीं आते, स्टूडेंट क्यों नहीं पढ़ते, इसके कई कारण है। एक कारण तो ये है कि अभी जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे बारसोई और आजमनगर और डिफरेंट इलाके के बच्चों को यहाँ दे दिया गया, जबकि वहाँ भी ऑनर्स की पढ़ाई उर्दू की होती है। मैं उर्दू के हवाले से बात करूँ कि वहाँ भी उर्दू की पढ़ाई होती है, वहाँ के गर्ल्स स्टूडेंट को यहाँ दे दिया गया। और जाहिर की बात है कि वो आजमनगर से और बारसोई से और दूसरी जगहों से यहाँ क्लास करने के लिए वो बच्ची आएगी नहीं, तो वो कॉलेज भी खाली रहेगी और यहाँ भी जो स्कूल में वो कॉलेज में वो नहीं आएगी, तो यहाँ भी डिपार्टमेंट खाली रहेगी। तो सबसे बड़ी बात है नौकरियां देते नहीं। तो होना ये चाहिए कि जो लोकल बच्चे हैं जो यहाँ अप्लाई किए, जिनका एड्रेस वहाँ डाला हुआ है वो कटिहार के, तो उसका नजदीक का जो कॉलेज है वो अगर दिया जाए तो बच्चे का अटेंडेंस बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ जो है वो गार्जियन जो है वो एडमिशन करा देते हैं और कभी अपने बच्चों से नहीं पूछते कि आप कॉलेज जा रहे थे नहीं जा रहे। वो गार्जियन जो है वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए जो है वो फीस देते हैं, क्योंकि यहाँ फीस नहीं लगती है, फ्री है, इसलिए इसका कोई मोल नहीं है। जबकि यहाँ जो है कमीशन के प्रोफेसर यहाँ आकर के बैठे हुए सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक बैठते, तो यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे। और जो वहाँ कोचिंग चला रहे हैं, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग चला रहे हैं जिनको अभी बहुत कुछ पढ़ना और सीखना बाकी है, वहाँ जाकर के 3,000 और 5,000 देकर नोट खरीद रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं छात्रों से पूछना चाहता हूँ, मैं गार्जियन से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो वहाँ भेज रहे हैं, तो वहाँ तो वो अगर साइंस के स्टूडेंट है वहाँ तो वो जो तो थ्योरी पढ़ लेगा, प्रैक्टिकल कहाँ कर जाएगा, प्रैक्टिकल कहाँ सीखेगा? वो तो कॉलेज में मिलेगा, वो तो लैब में आना होगा उसको, नहीं आते वो किसी तरीके से जो है वो प्रैक्टिकल ये वो करके पढ़ाई उड़ा करके किसी तरीके से देते। लेकिन अगर उनसे अगर कोई प्रैक्टिकल अगर करवा दिया है तो शायद नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि गार्जियन को भी समझना होगा अपनी जिम्मेदारी कि मेरा बच्चा कॉलेज में अगर हमने आवेदन कराया तो मेरा बच्चा कॉलेज जा रहा कि नहीं जा रहा, गार्जियन को भी पूछना चाहिए। और शिक्षक अगर नहीं है, मैं एक शिक्षक हूँ, अगर मेरा क्लास है और अगर हम नहीं है तो प्रिंसिपल बैठे हैं, आप प्रिंसिपल से कंप्लेंट कीजिए। और अगर प्रिंसिपल अगर आपके कंप्लेंट नहीं सुनते हैं तो हमारे वाइस चांसलर साहब बैठे हुए, आप उनसे क्लेम तो कीजिए कभी। कोई छात्र अगर ये कह देता है कि क्लास नहीं होता तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आप आए हैं, मैं बार बार छात्र से कहता हूँ कि आप आए हैं और अगर टीचर नहीं है तो आप बिल्कुल आजाद है, आप जाकर के प्रिंसिपल साहब से पूछिए कि सर मेरा क्लास शिक्षक नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी जहाँ तक है तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक बैठे हुए हैं। छात्र अगर एक क्लास करना चाहते हैं, छात्र अगर पढ़ने वाला है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर खाली पीरियड है तो हम उसको 2 पीरियड पढ़ा दें। अब ये तो स्टूडेंट नहीं आते। अच्छा, स्टूडेंट अगर आ जाए, अब इसका दूसरा पहलू आप देखें। अगर स्टूडेंट हमारे कॉलेज में अभी हमने आपको बताया कि जब 2000 स्टूडेंट हुआ करते थे इस कॉलेज में तो 80 प्रोफेसर थे, 80 टीचर थे। आज जो है 16 से 17,000 जो है वो स्टूडेंट हैं और यहाँ 30 या 32 जो है प्रोफेसर हैं। आप बताइए कि कैसे चलेगा? कुछ डिपार्टमेंट में तो टीचर ही नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें एक टीचर है,
वो इंटर से लेकर के जो तो पीजी तक का PG1 PG2 है ना, उसके बाद सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इस तरीके से आप अगर क्लास अगर आप जोड़ेंगे तो एक टीचर कितने क्लास में कैसे पढ़ाएगा? कैसे पढ़ाएगा? तो ये तो सरकार को सोचने की जरूरत है। चलिए मान लेते हैं स्टूडेंट को किसी तरीके से अगर आप बुला भी लेते हैं और सारे स्टूडेंट अगर आ जाते हैं, 16,000 स्टूडेंट नहीं सिर्फ 2 से 3,000 स्टूडेंट अगर आ जाए, तो क्या आपके पास बैठाने की व्यवस्था है? क्या आपके पास बेंच है? कितनी बिल्डिंग है? बिल्डिंग भी बहुत है, आपके पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बैठाने के लिए बेंच नहीं है आपके पास। 2,000-2,500 स्टूडेंट अगर आ जाएंगे तो जिस डिस्टेंस में आपको बैठा करके पढ़ाना है उस डिस्टेंस के लिए आपके पास जो वो 2,000 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं बैठा सकते। और नामांकन आपका जो 16,000 का क्यों है? तो ये तो सवाल जो है, ये तो जो प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं तो उनसे करना चाहिए। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं फर्स्ट डिवीजन करने पर 50,000 रुपये मिल रहा है, जो बच्चे अब एडमिशन के लिए आ रही हैं, क्या वो पढ़ने के लिए आ रही है या फिर वो सिर्फ 50,000 रुपये के लिए आती है? देखिए सरकार जो है, सरकार बिल्कुल, हम सरकार की नीयत पर शक नहीं करते। सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़े और जो सो खासतौर से जो सो वो छात्राएं जो है उस पर फोकस है कि जो सो वो पढ़े और आगे बढ़े, और सरकार इसके लिए बहुत कुछ, पूरी फीस माफ है उनकी, उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, इंटर भी स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, उनको जो ग्रेजुएशन करने के बाद स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, सेकंड डिवीजन से भी कोई पास कर ले तो उनको भी स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो इतनी सारी सहूलत के बाद भी अगर कोई नहीं पढ़ता है, फीस माफ है, उसके बाद भी कोई अगर नहीं पढ़ता है तो हम समझते हैं कि इसका जिम्मेदार वो खुद है, स्टूडेंट खुद है। अब ये है कि वो जो स्कॉलरशिप जो उनको मिल रहा है तो उस स्कॉलरशिप का यूज क्या, हम तो पहले यही जानना चाहेंगे उसका यूज। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि शायद उससे उस 50,000 की स्कॉलरशिप में शायद 1,000 का भी कॉपी कलम खरीदा जाता होगा, वो सब जो कपड़ा और मोबाइल और ये वो में खर्च होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको स्कॉलरशिप दे दीजिए, आप स्कॉलरशिप बंद कर दीजिए। आप वाकई अगर चाहते हैं कि छात्र को फायदा हो, अगर मुझसे अगर पूछते हैं आप, अगर वाकई अगर आप चाहते हैं कि छात्र को फायदा हो तो छात्र को ही फायदा पहुंचाने के लिए आप जो है वो जितना पैसा स्कॉलरशिप में खर्च हो रहा उसमें कुछ कटौती करके आप हर साल BEd का कॉलेज तो खोल सकते हैं, 10-15 कॉलेज तो खोल सकते हैं। आप जो फीस जो ढेर सारा फीस है जो गरीब का बच्चा नहीं कर सकता है, आप उसको 12,000 और 10,000 में तो पढ़ा सकते हैं। तो क्यों नहीं ऐसा होता है? तो पॉलिसी लेकर जो लोग बैठे हुए हैं ये उनको तय कर रहे हैं कि हमको बच्चों को कैसे फायदा देना है, आपको स्कॉलरशिप देकर फायदा देना है या वाकई कोई ठोस जमीनी मतलब जैसे ये पहल करके मतलब आप बच्चे को फायदा पहुंचाना चाहते हैं कि हर बच्चा जो है वो BEd हो जाए। आज BEd क्या गरीब का बच्चा BEd कर सकता है? नहीं कर सकता। डोनेशन चाहिए। डोनेशन छोड़ दीजिए, जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो फीस ही क्या पे कर सकता है? 50,000 80,000 तो उसको साल में जो है वो 1.25 लाख रुपए लग जाता है, गरीब का बच्चा तो नहीं दे सकता। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि गरीब का बच्चा भी जो BEd कर सकते। तो ये कोई एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि साहब ठीक है स्कॉलरशिप, हम ये नहीं कहते कि आप स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद करें, उसी स्कॉलरशिप को सही काट करके आप उन्हीं बच्चों के लिए आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि बच्चे जो है वो कुछ कर ले। तो ये मेरा और सर DS कॉलेज में जहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आपको क्या कमियां लगती हैं जो कि सरकार को सबसे पहले एक्टिव होकर इस पर डिसीजन लेना होगा? देखिए सबसे पहले तो टीचर की कमी है, जबरदस्त कमी है। नॉन टीचिंग स्टाफ तो यहाँ समझिए कि सिर्फ 2-4 नॉन टीचिंग स्टाफ है, बाकी लोग जो है वो डेली वेजेस पर मतलब जो है वो काम कर रहे हैं। तो जब तक आप जो है वो ये नहीं दीजिएगा, अगर आप प्रोफेसर शिक्षक नहीं दीजिएगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो उनको देना होगा आपको, और फिर ये कि बच्चों की सही व्यवस्था हो कॉलेज में और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही हो जाए, और बच्चों पर भी मतलब जैसे वो एक प्रेशर हो कि गार्जियन की तरफ से भी, सिर्फ सरकार इसको ठीक नहीं कर सकती, गार्जियन की तरफ से भी एक प्रेशर हो कि अगर हम बच्चों का अगर दाखिला अगर कराए हैं तो बच्चे जाकर के जैसे वहाँ मतलब वो पढ़ाई करें। अच्छा, माइनॉरिटी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए माइनॉरिटी के लिए भी सरकार बहुत काम कर रही है, माइनॉरिटी के लिए बहुत तरह की स्कीम सरकार जो है वो चला रही है। अभी रिसेंट में अभी माइनॉरिटी का हॉस्टल जो यहाँ से बहुत बंद पड़ा हुआ था, अभी वो एक हॉस्टल यहाँ चालू कराया गया जो महिला कॉलेज के कैंपस में है, और उसमें लगभग जो अभी 70 लड़कियां रह रही है। सरकार उनको 1,000 रुपये स्कॉलरशिप दे रही है, 15 kg फूड दे रही है, वहाँ वाईफाई लगा हुआ है, वहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, तो बच्चों को ये फायदा मिल रहा है। यहाँ इसी जगह पर जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण ये आयोग की तरफ से एक SSC रेलवे और बैंकिंग का कोचिंग चलता था, फ्री कोचिंग, बिल्कुल फ्री, यहाँ जो है वो चलाया जाता था, जिसके कोऑर्डिनेटर हम खुद थे, और उसका नोडल एजेंसी जो है वो मौलाना मजहूर अरबी फारसी यूनिवर्सिटी थी, और बहुत कामयाबी के साथ मतलब जैसे इसका 2 हम लोग सेशन चलाए और उसमें कई बच्चे कामयाब होकर के जॉब में भी गए
लेकिन कोरोना के बाद से ये बंद कर दिया गया और कोरोना के बाद से फिर उसको दोबारा चालू नहीं किया गया। हम सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत पसमानदा इलाका है। अगर वाकई वो चाहते हैं कि यहाँ जिस तरीके से अभी यहाँ दूसरे मतलब गरीब तबका के लिए या ST SC के लिए जो कोचिंग चलाया जा रहा है फ्री, उस तरीके से जो माइनॉरिटी का कोचिंग चलाया जा रहा था जिसको बंद कर दिया गया, तो ऐसे इलाकों में जैसे माइनॉरिटी का कोचिंग शुरू कराया जाए, कम से कम वो स्टेट के एतबार से या SSC, रेलवे, बैंकिंग, कम से कम ये सब कोचिंग भले BPSC की कोचिंग वो पट्टों में चलाएं और जहाँ ऐसे टीचर मिल जाए या जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी सहूलत तो वहाँ चला। लेकिन ये छोटे मोटे जो एग्जाम है जिसकी तैयारी यहाँ कराई जा सकती है, तो उसकी तैयारी यहाँ करानी चाहिए और उसको फिर से जो है वो जारी करना चाहिए। जी। और एक सवाल है सर आपसे, जो ऑनलाइन एडमिशन का जो सिस्टम निकाली है सरकार, वो क्या कैपेबल है, ठीक है उसके लिए? बिल्कुल, ऑनलाइन एडमिशन आप कराते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो कॉलेज मतलब आप देते हैं, मैंने नहीं, जो कॉलेज आप जो देते हैं बच्चों को, तो बच्चा ऑप्शन डालता है कि भाई हमको 10वां ऑप्शन में आप उसको फेंक देते हैं। पहला ऑप्शन उसको वो इसलिए जान करके दिया कि मेरे पास है, वो आपको देते, आप उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, बस जिसको जो मन में आप उठा करके दे दिए। तो ऐसा मतलब कम से कम ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारे कॉलेज में अभी जो उर्दू में जो लोग आए हैं, कोई आजम नगर का है, कोई बाईसी का है, कोई कदवा का है, ऐसे बच्चों को अभी गर्ल्स स्टूडेंट को आप दे दिए, क्या वो कभी वहाँ यहाँ आएंगे? बहुत दबाव, बहुत प्रेशर देंगे तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन में आएंगे। आज एक बच्ची आई बताई कि मेरे साथ एक गार्जियन अगर कोई आएंगे अगर साथ में अगर हमको लेकर के, तो एक साइड से हमको जैसे 200 रुपया लगता है, अब 400 रुपये जी, अब 400 रुपये खर्च करके मतलब जैसे वो कैसे आएगी? तो असल ये कि ऐसे बच्चों को उस इलाके में जो कॉलेज है वहाँ देना चाहिए और इस इलाके के बच्चों को इस इलाके में दीजिएगा तो बच्चे आएंगे। अब तो यहाँ के बच्चे वहाँ मैनेज करने की जरूरत है, बिल्कुल मैनेज करने की जरूरत है। और वहाँ जो लोग बैठे हुए जो कॉलेज जो सिलेक्ट करके जो बच्चों को देते हैं, तो इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है कि लोकल बच्चों को जो आसपास का जो कॉलेज है वही कॉलेज। अच्छा सर, बिहार एजुकेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी तो जो है वो जो पॉलिसी जो अभी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ सुधार हो रहा है और हम जो है बहुत पूरी उम्मीद है कि इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। और अब जो है वो हमारा UG का भी कोर्स जो है वो अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। अभी तो जो है वो बस लागू ही हुआ है, अभी तो आगे देखना है कि मतलब किस तरीके से इसको पढ़ाना, अभी सिलेबस आया ही है, तो इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। बच्चों को इससे बहुत फायदा होगा। बच्चे अगर 1 साल भी पढ़ करके अगर छोड़ देते हैं और तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल पढ़ के छोड़ते हैं तो डिप्लोमा मिल जाएगा। तो उसका वो पहले था कि वो ऑनर्स कर रहे हैं 3 साल जब तक कंप्लीट नहीं होगा, 2 साल अगर वो छोड़ दिए तो उसका सब बर्बाद हो गया। तो अब उसका बर्बाद नहीं होगा, वो अगर 1 साल भी पढ़ा है तो यूजफुल होगा। और वो क्रेडिट अगर पूरा कर लिया है, वो क्रेडिट अगर वो यहाँ अगर एग्जाम दे चुका है तो उस क्रेडिट के बाद अगला क्रेडिट का एग्जाम वो हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर दे सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये स्टूडेंट के हित की बात है और सरकार जो पॉलिसी जो लाई है वो बहुत अच्छी है। अब ये है कि जो नए सिलेबस जो आए हैं, नया कोर्स जो डाला गया है, तो अब उसके टीचर दें, अब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? किताबें, ये क्राइसिस है, अभी मान लेते आप जो वोकेशनल ये वो जो भी कोर्स आप जो डाल, तो वो सिलेबस चाहिए, वो सिलेबस भी चाहिए आपको, वो किताबें भी चाहिए। बच्चों को वो किताब दस्तियाब हो जाए, बच्चों को वो किताब मिल जाए और सिलेबस जो है वो सामने आ जाए, तो बहुत आसानी के साथ जो वो सब कुछ चलेगा। अब ये कि थोड़ा सा सब मिलजुल करके देखिए, तो असल ये है कि एजुकेशन को ठीक करना है, ये हमारा बिहार है, हमारे बिहार के बच्चे जो है वो बाहर जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। चाहे वो जो प्रशासनिक लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जो शिक्षक उनकी भी जिम्मेदारी है, अभिभावक की भी जिम्मेदारी है। अब छात्र खुद अपनी जिम्मेदारी को समझे कि उनको कहाँ जाना है। नहीं तो ये छात्र तो पढ़ करके निकल गए, आप देख लीजिए ना, बहुत सारे हर 5वां आदमी के कंधे पर आप हाथ रखिए तो वो जैसे ग्रेजुएट है या ये है, लेकिन क्या वो कहीं सर्विस में जाने के लायक है? ईमानदारी से आप खुद छात्र से पूछिए कि आप जो पढ़ाई किए क्या आपका सिलेक्शन किसी ये में हो सकता है? आप इस तरह की पढ़ाई किए तो छात्र खुद आपको जवाब देंगे। मैंने मोहिनी देवी स्कूल के 2 बच्चों को देखा है जो कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं केमिस्ट्री से, उनको एलिमेंट्स का नाम तक पता नहीं कि एलिमेंट्स क्या चीज है। तो अब इस तरीके से तो ये बच्चों को ये खुद मतलब बच्चे भी जिम्मेदार हैं, बच्चे भी जिम्मेदार है, बिल्कुल बच्चे जिम्मेदार है। वो पूरी लाइफ उनकी है, उनका टारगेट है। अब वो टारगेट को नहीं समझ रहे हैं, उनको जाना कहाँ है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो ऐसे तो पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो डिग्री जो है उनके पास, जो ग्रेजुएट है या जो PG किए हुए, तो ये डिग्री तो उन्हें इज्जत नहीं दिलाएगी बल्कि बेइज्जत करेगा कि साहब आप ग्रेजुएट है, आप कुछ नहीं जानते, आप ग्रेजुएट है, एप्लीकेशन लिखते नहीं जानते, तो आप पढ़ाई क्या की? तो ये डिग्री उनको इज्जत का दिला दे तो बेइज्जत करेगी उसको। और ये डिग्री का कोई फायदा भी नहीं हो, तो कहा जाता है ना कि वो कि जो आप फीस जो जमा की वो उसकी रसीद है, बस वो एक कागज का टुकड़ा है,
इसके अलावा कुछ नहीं। बस वो कहा जाता है ना, इसको बहुत अगर छात्र अगर इसको समझे कि दो तरह का कुत्ता होता है, एक स्ट्रीट डॉग होता है, आवारा कुत्ता, और एक होता है कि कुत्ते के गले में पट्टा होता है जो लगता है कि नहीं इसका कोई ना कोई मालिक होगा। तो ये ऐसी डिग्री को मैं मानता हूँ कि ये पट्टा है, आपके गले में पट्टा डाल दिया गया कि साहब आप साक्षर हैं, आपके पास एक डिग्री है, इसका कोई मतलब नहीं है और इससे आपको कोई फायदा नहीं, इसका रिजल्ट 0 पर आउट होता है। बेरोजगारी का यही आलम, बेरोजगारी का यही आलम, रीजन यही है। नहीं, अगर बच्चे अगर अपने आप को अगर ये बेहतर तरीके से अगर पढ़ाई किए तो सरकारी जॉब में अगर नहीं गए तो प्राइवेट जॉब में तो चली जाएगी। लेकिन अगर हम नहीं किए हैं और सरकार को दोष दें कि साहब सरकार जो वैकेंसी, सरकार वैकेंसी निकालती है, आप वैकेंसी के लायक आप आइए ना। बिल्कुल हम छात्र को ये नहीं कर, छात्र अपने आप को तैयार करके रास्ता खुद छात्र निकाल सकता है। अगर चाहे तो छात्र रास्ता निकाल सकता है, प्राइवेट जॉब में जा सकता है या सरकारी नौकरी में जा सकता है। और अगर नहीं भी जा सकता तो कम से कम जो पढ़ाई किया, कम से कम वो तो सलाहियत उसके अंदर है ना। कम से कम कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि तुम कैसे पढ़े लिखे हो। आदमी सिर्फ पढ़ता इसलिए थोड़ी है कि साहब 10,000 20,000 और 25,000 की नौकरी मिल जाए। अगर पढ़ाई का अगर ये मकसद अगर है तो ये बहुत घटिया मकसद है पढ़ाई का। असल तो ये है कि उसको एक अच्छा इंसान बनना है। और गाय जो आदमी खरीदता है वो दूध के लिए खरीदता है, गोबर मुफ्त में मिलता है। आप पढ़ाई कीजिए सलाहियत के लिए, एक अच्छा इंसान और एक नेक इंसान बनने के लिए, एक हमदर्द इंसान बनने के लिए, इंसान दोस्त बनने के लिए पढ़ाई कीजिए, नौकरी वोकरी भी मिल जाएगी। ये बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने बहुत जानकारी दी है। हालांकि एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को और तालीम को लेकर मैं आपने जो जानकारी दी है वो बहुत ही अच्छी बात है कि पहले बच्चों को समझना होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। और दूसरी बात कि उनके पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है कि अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज जरूर भेजें, ताकि स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े तो वो एक डिग्री लायक जब हो तो वो कहीं जॉब करने लायक भी हो सके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।